हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूँगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो अपने टॉपिक कर रहे थे कौन सा? खनिज पोषण। तो हमने छोटी सी क्लास देख ली थी और आज हम पढ़ेंगे अनिवार्य खनिज तत्व। कौन से? अनिवार्य, यानी कि पौधों को कौन कौन से तत्व है जो अनिवार्य है। तो करते हैं शुरू। मृदा में अधिकांश तत्व जड़ों से पौधों में प्रवेश करते हैं। कहाँ से? जड़ों से। जड़ से कहाँ पर प्रवेश करते हैं? पौधों में प्रवेश करते हैं, यानी कि पौधे जड़ से ही खनिज लवणों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तथ्यों के अनुसार अभी तक खोजे गए 105 खनिजों में से 105 खनिज तत्वों में से 60 से अधिक खनिज विभिन्न पौधों में पाए जाते हैं। कुछ पौधों की प्रजातियां सिलीनियम का संग्रहण करती हैं। किसका संग्रहण करनी है? सिलीनियम का संग्रहण करती हैं। कुछ गोल्ड का तथा कुछ नाभिकीय परीक्षण स्थलों के समीप उगने वाले रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम जमकर लेते हैं। अब देखो, इसने नाम नहीं बताया लेकिन बता दें, इसने कहा कि कुछ पौधे की प्रजातियां किसका? सिलीनियम का, कुछ गोल्ड यानी कि औरम सोने का, और कुछ रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम। रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम, अब आपको ये पता लग गया कि स्ट्रोंशियम एक तत्व होता है। जब मैंने आपको आवर्त सारणी बताई थी तब उसमें मैंने आपको बताया था। तो स्ट्रोंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो ये कहाँ पर? जहां पर नाभिकीय परीक्षण किए जाते हैं, नाभिकीय परीक्षण किए जाते हैं, तो उन स्थलों पर उगने वाले जो पादप होते हैं उन पादपों में स्ट्रोंशियम भी जमकर मात्रा में पाया जाता है। पौधे में खनिज की न्यूनतम सांद्रता 10⁻⁸ ग्राम मिलीलीटर को भी पता करने के लिए आज तकनीक उपलब्ध है। प्रश्न यह उठता है कि क्या कभी सभी खनिज तत्वों को पौधों में पाए जाते हैं? क्या सभी खनिज तत्व जो पौधों में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए बर्निल, स्वर्ण तथा स्ट्रोंशियम, वास्तविक पौधों के लिए अनिवार्य हैं? इसने बोला है कि क्या हम प्रश्न ये उठता है कि जो पौधों में तत्व पाए जाते हैं क्या वो पौधों के लिए अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है? यह हम कैसे निर्धारित करें कि अनिवार्य है या नहीं? चलिए, अब अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड यानी कि हम कैसे करते हैं उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तत्व को पादप की सामान्य वृद्धि और जनन हेतु नितांत आवश्यक होना चाहिए। तो तत्व को पादप की सामान्य वृद्धि और उसके जनन हेतु आवश्यक होना चाहिए। उस तत्व की अनुपस्थिति में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर उस तत्व की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, तो पौधे जो अपना जीवन चक्र होगा, लाइफ साइकिल होगा, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वह क्या होगा? पौधे के लिए अनिवार्य होगा। बीज भी धारण नहीं कर पाएंगे, पौधे बीज भी नहीं बना पाएंगे। अगर कोई भी तत्व पौधे में है तो वो किसके लिए जिम्मेदार है? उसकी सामान्य वृद्धि के लिए, जनन के लिए। मान लीजिए किसी तत्व की कमी है तो पौधे क्या करेंगे? अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे और बीज का भी बनना असंभव हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उस तत्व का होना जरूरी है। तो पहली बात तो ये है, तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए और इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव नहीं है। यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी तत्व अगर पौधे में पाया जा रहा है तो इसे आप प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, सिर्फ वो ही तत्व होना चाहिए। ठीक है। दूसरे शब्दों में किसी एक तत्व की कमी को अन्य तत्व के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। तत्व पादप के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है। उपापचय यानी कि पौधे के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उसके लिए ये जरूरी होता है। तो ये अगर 3-4 बातें पौधे अगर फॉलो कर रहा है तो वो तत्व पौधे के लिए क्या होगा? अनिवार्य होगा। अगर पौधे के अंदर वो तत्व नहीं कर होगा तो उपापचय क्रियाएं नहीं हो पाएंगी और उसकी विशिष्टता खत्म हो जाएगी। ये सारी बातें होंगी जो इसने पेश की। चलिए अब देखते हैं कुछ और बातें। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर केवल कुछ ही तत्व पौधों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं। तो कुछ तत्व यानी कि सभी नहीं, कुछ तत्व ही पौधों के लिए अनिवार्य रूप से माने गए हैं। उन्हें आवश्यकता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो आवश्यकता के आधार पर यानी कि पौधे को उसकी कितनी आवश्यकता है उसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक तो वृहद यानी कि बड़ी मात्रा और एक सूक्ष्म यानी कि कम मात्रा। वृहद पोषक कौन से होते हैं और सूक्ष्म पोषक कौन से होते हैं?
इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम आते हैं बृहद पोषक। बृहद पोषक
सॉरी भी माफी चाहेंगे, बीच में माइक बंद हो गया था, तो थोड़ा सा बता दें मैं कहाँ से बंद हुआ है। ठीक है, बृहद एवं सूक्ष्म कोशिकाओं की भूमिका। तत्वों, अनिवार्य तत्वों की कई क्रिया करनी होती है, वे पौधों की कोशिकाओं की विभिन्न उपापचय प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। उदाहरणतः कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, कोशिका द्रव्य के दाब का नियंत्रण, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, बफर कार्य, एंजाइम से सक्रिय संबंध और बृहद अणु एवं सह एंजाइम के मुख्य संगठन का कार्य करते हैं। यानी कि तत्वों के क्या क्या कार्य होते हैं, तो ये इसने बता दिया है। चलिए, अब है नाइट्रोजन। पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन क्या क्या काम करता है। तो इस तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। पहला पॉइंट, तो पौधे में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन। इसका अवशोषण मुख्य NO3 के रूप में होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात आ गई यहाँ पे, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पौधे इसे मुक्त अवस्था में ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन कुछ मात्रा NO2 तथा NH4 के रूप में भी अवशोषित कर लेते हैं। इसकी अनिवार्यता पौधों के सभी भागों में होती है। जैसे इसकी अनिवार्यता पौधे के सभी भागों में मोस्टली होती है, फिर भी इसने बता दिया तो किस कहां पर, विभ्योतक, उत्तक और सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं में होती है। नाइट्रोजन क्या काम करता है, तो नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन एवं हार्मोन का एक प्रमुख संगठन है। यानी कि प्रोटीन के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी होता है, न्यूक्लिक अम्ल के लिए निर्माण के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी होता है, विटामिन के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी होता है और हार्मोन्स को बनाने के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी होता है। अगला है फास्फोरस। पौधों द्वारा फास्फोरस मृदा से फॉस्फेट आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। कौन से? फॉस्फेट आयन। तो H2PO4- और HPO4- 2 के रूप में। वेरी गुड। यह कोशिका झिल्ली कुछ प्रोटीन्स में सभी न्यूक्लिक अम्लों और न्यूक्लियोटाइडों का एक संगठन है। यह सभी फास्फोराइलेशन क्रियाओं में भी इसका महत्व होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ये देखो, मैंने सारी बातें आपको पढ़ाई हुई है। अब पोटेशियम की बातें देख लेते हैं। इसका अवशोषण पोटेशियम आयन के रूप में होता है। किसके रूप में? पोटेशियम आयन के रूप में। यह विभ्योतक, उत्तक, कनिकाओं, पर्णों, मूल शीर्षों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम कोशिकाओं में धनायन ऋणायन संतुलन का निर्धारण करने में सहायक होता है। किसमें? धनायन और ऋणायन। साथ ही प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है, रंध्रों को खुलने व बंद होने में हेल्प करता है, एंजाइम सक्रियता और कोशिकाओं को स्थिति अवस्था में बनाए रखने में शामिल होता है। वेरी गुड। इसके बाद अगला है कैल्शियम। यह भी मृदा से अवशोषित होता है कैल्शियम आयनों के रूप में। किसके रूप में? कैल्शियम आयनों के रूप में। इसकी आवश्यकता विभ्योतक तथा विभेदित दोनों हुई ऊतकों को होती है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में भी इसका योगदान होता है। कब? कोशिका विभाजन के दौरान। विशेष रूप से मध्य पटलिका में कैल्शियम पेक्टेट के रूप में। जब मैंने आपको कोशिका विभाजन पढ़ाया था पादप कोशिका में, तो मध्य पटलिका पढ़ाई थी, तो वहां पर इसका योगदान होता है। इसका कैल्शियम का। इसकी अनिवार्यता समसूत्री तर्कों निर्माण के दौरान भी होती है। समसूत्री जब तर्क बनते हैं तो उस टाइम भी इसकी जरूरत होती है। पुरानी पत्रियों में एकत्रित हो जाता है, कोशिका झिल्ली की सामान्य क्रियाओं में शामिल होता है। यह कुछ एंजाइम को भी सक्रिय करता है। उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं मैग्नीशियम। तो यह द्वियोजी मैग्नीशियम आयन के रूप में अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन क्रिया के लिए एंजाइमों को सक्रियता प्रदान करता है। DNA और RNA के संश्लेषण में भी शामिल होता है। यह भी आपको पता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल की संरचना का संगठन है, राइबोसोम के आकार को बनाए रखता है। इसके आकार को? राइबोसोम के आकार को बनाए रखता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद में अगला है सल्फर या गंधक। सल्फर, इस गंधक को सल्फर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फर। यह सल्फेट के रूप में लेता है। यह सिस्टीन, मेथियोनिन नामक अमीनो अम्लों में पाया जाता है। तो सल्फर किसमें पाया जाता है? मेथियोनिन और सिस्टीन नामक अमीनो अम्ल में ये पाया जाता है। यह अनेक विटामिन जैसे थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम A एवं
पैराडॉक्सिन के रूप में संगठक है। तो थाइमिन को बनाने में, बायोटिन को बनाने में, कोएंजाइम ए को बनाने में भी सल्फर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला है लोहा यानी कि आयरन। यह फेरिक आयरन के रूप में भी पौधे इसे ग्रहण करते हैं। पौधे को इसकी अनिवार्यता किसी अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व की अपेक्षा अधिक होती है। यह पैराडॉक्स यानी कि ये, अब देखो इस बात का क्या मतलब है, आयरन की पौधे को किसी अन्य सूक्ष्म, यानी कि यह एक सूक्ष्म तत्व होता है, तो सूक्ष्म उष्णक में सबसे ज्यादा आयरन ही चाहिए। सूक्ष्म, वैसे तो सूक्ष्म तत्व बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन सूक्ष्मों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है। साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में संलग्न करता है। इसका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय Fe2 Fe3 में विपरीत ऑक्सीकरण होता है। यह कैटेलेज एंजाइम को सक्रिय करता है और पर्णहरित के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये सारे काम है जो आपके लोहा करता है। इसको वन लाइनर में आप लाइनों में बनाकर नोट्स बनाकर पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अगला है मैग्नीज। यह मैग्नेस आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन उपापचय इंजेक्ट एंजाइमों को सक्रिय करता है। फिर अगला देखें, मैग्नीज का कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विखंडित करना है। मैग्नीज का मुख्य कार्य क्या है, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उस दौरान जल के अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वो यही से होता है। जिंक पादप जिंक को जिंक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। यह विशेष एंजाइमों को सक्रिय करता है, कौन से, कार्बोक्सिलेज को सक्रिय करता है। अगला है तांबा। यह क्रुप्रिक आयन के रूप में अवशोषित होता है। इसके रूप में क्रुप्रिक आयन के रूप में यह पादपों में उपापचय के लिए अनिवार्य होता है। उपापचय के लिए ये अनिवार्य होता है। लोहा की तरह रेडॉक्स प्रतिक्रिया से जुड़े विशेष एंजाइमों के साथ ये संकलन करता है। अब रेडॉक्स अभिक्रियाएं कौन सी होती है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। कौन सी क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था। इसके विपरीत कॉपर प्लस और कॉपर 2 के रूप में भी ये ऑक्सीकृत होता है। अगला है बोरॉन। यह BO3 और B4O7 आयनों के रूप में अवशोषित होता है। इसकी अनिवार्यता कैल्शियम क्लस्टर को ग्रहण, उपयोग करने, झिल्ली की कार्यशीलता और पराग अंकुरण, कोशिका ध्रुवीकरण, कोशिका विभेदन और कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में इसका हेल्प करता है। तो कार्य करने की क्षमता, झिल्ली की कार्यशीलता, पराग अंकुरण, कोशिका का वृद्धि, कोशिका विभेदन, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में इसकी जरूरत होती है। अगला है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेन आयन के रूप में लेते हैं। यह नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों जैसे नाइट्रेनेज और नाइट्रेट रिडक्स के अन्य कार्यों के मुख्य घटक होता है। अगला है क्लोरीन। इसे क्लोराइड आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। पोटेशियम एल्फोडियम के साथ मिलकर यह कोशिकाओं में विलय की सांद्रता तथा एनायन कैटन संतुलन के निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। ये थे अपने आयन, सभी मुख्य आयन पढ़ लिए हैं। अब ये सारे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। मोस्टली आपको नाइट्रोजन ध्यान रखना है, मोस्टली तो सभी ध्यान रखना है। वन लाइनर के रूप में आप इसे नोट्स तैयार करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगे, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। इस क्लास को देखने से पहले आपको 10th वाली जो बायोलॉजी मैंने आपको करवाई है वो आपको कंप्लीट देखनी होगी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं शुरू। अब है अगला, अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण। यानी कि हमने ये सारे तत्व पढ़ लिए हैं, यानी कि पौधों के ये अनिवार्य तत्व है। अगर एक आधे की कमी हो जाएगी तो पौधे को नुकसान होगा। अब क्या देखते हैं कि अगर कमी हो जाए तो अपने को क्या क्या चीजों को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं, फिर अपने आगे चर्चा करेंगे। कैसा है ये टॉपिक, काफी इंटरेस्टिंग है ना, इतना बोरिंग लग रहा था उतना है नहीं। बाकी एक चीज बताऊं आपको, आप इस क्लास की बायोलॉजी करोगे ना आपको लगेगा बोरिंग सी है, लेकिन जब आप 12th की बायोलॉजी पढ़ोगे ना आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नया नया सीखने वाला है। ये एक प्रकार से बॉटनी से रिलेटेड है और वो वाली जूलॉजी से ज्यादा रिलेटेड है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं जरूर अच्छे तरीके से करवाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, चलिए। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है। तो पहले क्या हो जाएगा, अगर सीमित आपूर्ति होगी तो पादपों की वृद्धि क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। अनिवार्य तत्वों की सांद्रता जिसमें कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है वह क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। यानी कि क्रांतिक सांद्रता क्या होती है, जिस पर सांद्रता पर जो खनिज तत्व होते हैं उसकी मात्रा कम होती है, वहां पर पौधे के जो क्या होते हैं, देखो अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिसके कम होने पर पादपों की वृद्धि
अवरुद्ध होती है, यानी कि सांद्रता अगर कम हो जाए जिससे पादपों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे क्रांतिक सांद्रता बोलेंगे। इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर तत्व भिन्न हो जाता है। प्रत्येक तत्व के पौधे में एक या अधिक विशेष संरचनात्मक और क्रियात्मक भूमिका होती है जो हम पढ़ चुके हैं। उस तत्व की कमी से पादपों में कुछ आकारिकीय बदलाव आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये आकारिकीय बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, यानी कि तत्व की कमी को दर्शाते हैं, जिसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, जैसा तत्व वैसे लक्षण, और पौधों में इस तत्व की आपूर्ति कराने पर लक्षण विलुप्त हो जाएंगे। अगर आप पौधे को वो तत्व प्रोवाइड करवा दोगे, लक्षण क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। यदि है कमी बनी रहे तो उसे पादप की मृत्यु हो जाएगी, और उपलब्ध करवाने पर भी अगर उसकी कमी बनी रहे तो पादप क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं उक्त तत्व की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं, तो तत्व की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। पादप में जहां तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते रहते हैं, वहां अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों से पहले प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जीवमान पत्तियों में प्रकट होते हैं। अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाए, पोटेशियम की कमी हो जाए और मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो सबसे पहले इसकी कमी के लक्षण कहाँ प्रकट होंगे, पत्तियों में प्रकट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं विखंडित होकर नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है। जब तत्व अत्यंत अगतिशील होते हैं और वैसे अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते तो अपर्याप्तता लक्षण नई पत्तियों में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कोशिकाओं की संरचनात्मक इकाई है और यह आसानी से रूपांतरित नहीं होता। पौधे में खनिज पोषण का वह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। पौधे द्वारा दर्शाए गए अपर्याप्तता लक्षणों के अंतर्गत क्लोरोसिस, अपर्याप्तता के लक्षण अंतर्गत क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियां व कलिकाओं का झड़ना और कोशिकाओं विभाजन का रुकना आदि इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। कौन कौन सा है, क्लोरोसिस है, नेक्रोसिस है, अवरुद्ध पादप वृद्धि है, अपरिपक्व पत्तियां हैं। ये सारे लक्षण अगर पौधे के अंदर तत्वों की कमी हो जाएगी तो आपके सामने प्रकट होंगे। पत्तियों के क्लोरोफिल के हाथ से पीलापन आता है, पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी होगी तो पत्तियों में क्या आएगा, पीलापन आएगा। ठीक है, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्तियों में पीलापन आना, पत्तियों में पीलापन, ये पीलापन ही आपका क्या होता है, क्लोरोसिस होता है। ये लक्षण नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम की कमी से होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस या ऊतकों या मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु होती है। नेक्रोसिस में ऊतकों या पत्तियों की मृत्यु होती है। उसके बाद में देखें तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में निम्न स्तर के कारण कोशिका विभाजन रुकता है। तो कोशिका विभाजन का रुकने का कारण ये 4 तत्व, नेक्रोसिस के ये 5 तत्व और क्लोरोसिस के ये 7-8 तत्व होते हैं। उसके बाद में नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम की सांद्रता कम होने पर पुष्पन में देरी होती है, यानी कि पुष्प पौधों में देरी से लगते हैं। तो ये आपको ध्यान में होने चाहिए। अगला है उपरोक्त मिश्रण से विवरण से आप देख सकते हैं कि किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं और यह लक्षण एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से हो सकते हैं। यह अपर्याप्तता तत्व को पहचानने के लिए पौधे के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आपको ये लक्षण पहचानने हैं तो आपको पौधे का अध्ययन करना पड़ता है और उपलब्ध मान्यता तालिका में सूचना तुलना करनी होती है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल हम शुरू करेंगे सूक्ष्म कोशिकाओं की अविशता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें समझने वाला बस किताब की लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है। आप अगर क्लासेस को देख रहे हो, अगर आपको कुछ कमी इसमें नजर आ रही है तो मुझे बता दिया करो कि सर इस तरीके से पढ़ाइए, स्लो पढ़ाइए, धीरे पढ़ाइए या कुछ और टेक्निक यूज कीजिए, तो वो मैं सारी करूंगा। क्योंकि मैंने लगभग 11 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और 1-2 बच्चों का रिप्लाई आया है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नीट लेवल तक की बायोलॉजी मिल रही है, एनसीईआरटी में आपको कवर करवा रहा हूँ। तो फिर भी आप प्रयास करना और करने का, और मैं अपना और बेटर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।